लॉजिकल एस्पेक्ट से लेके और इवन आपका इंटेलिजेंस से लेके, क्योंकि ये क्वेश्चन अजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से बना दिया जाता है हर बार, पूरे सिलेबस में 30 नंबर में से कहीं से भी, इवन जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, कहीं से भी अजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इससे पता चलता है। ये सीटेट में इंट्रोड्यूस ही इसलिए हुआ है कि आप रट्टे पे पास तो नहीं हो रहे हैं कहीं। तो अजर्शन क्या है? टीचर्स शुड यूज स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। अब हमें पता है, इन्होंने कहा शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि आईक्यू मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जो स्टैंडर्ड टेस्ट हैं आईक्यू के उनको अपनाना चाहिए। जबकि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो ये कहता है भैया, या अगर गार्डनर की बात करें, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी में उन्होंने साफ साफ नकारा है आईक्यू टेस्ट कोई सही तरीका नहीं है कि आप पूरी तरह से माप लेंगे बच्चे की बुद्धि को, है ना। बहुत लोग, या हम थॉमस एल्वा एडिसन की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, जबकि स्कूल तो कह रहा था इनमें तो आईक्यू नहीं है, ये तो काम के नहीं है, इनसे तो कुछ होगा नहीं, इनको तो ले जाओ। तो आईक्यू टेस्ट कोई एकमात्र तरीका नहीं है आपकी बुद्धि के बारे में सटीक तरीके से बताने का। दूसरा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट से ज्यादा बेहतर है हमारा कि हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की। हम यूनिफॉर्म टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये सब नेगेटिव बातें हैं। जब अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे हम, है ना। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यूनिफॉर्म टेस्ट या नॉर्मेटिव टेस्ट, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टीचर मेड टेस्ट यहां पे फिर भी बेहतर होता है एक बार को। स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बेहतर होता है, लेकिन कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस हैं वो, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन आईक्यू टेस्ट, आईक्यू के द्वारा, यानी आईक्यू मतलब आईक्यू स्कोर आ गया और स्कोर से ही पता लगेगा बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं, ये एकदम खराब तरीका है। तो इसको हतोत्साहित करना है। ऐसा नहीं है बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, आप कह रहे हैं आईक्यू कम है तुम्हारा, है ना। रीजन क्या है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो कैन प्रिडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। इसके बहुत क्रिटिसिज्म है आईक्यू टेस्ट के भी कि ये सही प्रिडिक्शन नहीं करते। आईक्यू टेस्ट में फेल होने के बावजूद बच्चा जीवन में अच्छा करता हुआ आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सभी केसेस में ऐसा नहीं है कि आईक्यू सही से प्रिडिक्ट कर पा रहा हो। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। और वैसे भी अगर हम देखें तो आधी आबादी दुनिया में जो है 68% लोगों का आईक्यू एवरेज आईक्यू ही है। तो आईक्यू तो बहुत कम परसेंटेज है जो गिफ्टेड है, और बहुत कम परसेंटेज है 1-2% लोग ही जो बिल्कुल ही रिटार्डेड हैं, जो अपना ध्यान भी नहीं रख पा रहे, बाकी तो नॉर्मल में ही फॉल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, असर्शन क्या है? इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स लर्नर्स टीचर शुड गिव रीजनेबल ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज। यानी एक विविध, एक डाइवर्स क्लासरूम जिसमें विविधता वाले बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, वो क्लासरूम अच्छा माना जाएगा एक तो। और दूसरा उसका रीजन क्या है कि टीचर एक सही मात्रा में बच्चे को फ्रीडम देता है एक्टिविटी करने की, क्वेश्चंस पूछने की, करिकुलम में, यानी करिकुलम मतलब एक्टिविटीज, स्कूल में कदम रखने से लेकर बाहर निकलने तक क्या है, आपको करिकुलम का ही पार्ट है। आप सिलेबस हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई डिबेट हो, हर चीज करिकुलम का पार्ट है। तो करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आकलन के तरीके भी। यानी एक बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया, तो उसको आप सेम टेस्ट से नहीं मेजर करेंगे, या एक बच्चा है जो बोल के ज्यादा अच्छे से समझा पाता है तो उसको ओरल टेस्ट ले लेंगे बजाय कि लिखने के। तो बच्चों को मल्टीपल तरीकों से आप पढ़ाओ, मल्टीपल तरीके से असेस करो। सही बात है, ट्रू है। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे टेक ओनरशिप एंड देयर लर्निंग नीड्स आर एकोमोडेटेड। यानी जब वो ओनरशिप लेते हैं, जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हाँ मैं करके देखता हूं ये, उसको उनको जब हम फ्रीडम देते हैं कोई भी एक्टिविटी करते हुए, तो जब वो जिम्मेदारी लेते हैं तो वो बेहतर लर्निंग कर पाते हैं। ये बात एकदम सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपका रटा रटाया उत्तर, जिसको हमें रटना नहीं है, नहीं तो नंबर चला जाएगा। सभी केसेस में ये सही नहीं होता, हालांकि ज्यादातर होता है। जब आप फंस रहे हो तो इसको लगा सकते हैं। असेसमेंट असर्शन क्या है? ए कहता है टीचर्स शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन फॉर डिस्कशन एंड डायलॉग। हाँ भाई, बच्चे एक्टिव हैं, ये तो हमारा पहला सिद्धांत है पेडागोजी का, जो मैं सालों से आपको कहते आ रही हूं कि बच्चा एक्टिव चाहिए हमें, और बच्चा एक्टिव है यहाँ पे। कि शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के बहुत सारे मौके देने चाहिए। बात तो सही है। मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स। यानी अर्थपूर्ण अधिगम। एक होता है रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन, वो खराब चीज है। लेकिन मीनिंगफुल लर्निंग कब होगा? जो रियल लाइफ से जुड़ा हो, जिसमें बच्चा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके अवसर मिले हो उसको, और वो ज्ञान का सृजन कर रहा हो, कंस्ट्रक्ट कर रहा हो नॉलेज को। दोनों ही बातें सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल 96% लोग सही जवाब इसका दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिडल स्कूल टीचर्स टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू लुक एट द पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द मीडिया क्रिटिकली। यानी कि ये जरूरी है कि माध्यमिक स्कूल के बच्चे, अब ये माध्यमिक है, यहाँ पे प्राइमरी होता तब भी बात बराबर ही रहती, बट वो ज्यादा छोटे बच्चे हो जाते,
कुल मिला के बात यह है कि बच्चों को, शिक्षकों को यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िबद्धता, जब मीडिया में यह दिखाया जा रहा है कि घर पे जब बर्तन मांजने वाला जो है साबुन आएगा, यानी जो आपका डिश वॉशर जो भी वो लिक्विड है या सोप है जिससे आप क्या कर रहे हैं, बर्तन साफ करते हैं, वो सारे ऐड महिलाएं कर रही हैं। ये अगर दिखाया जाएगा मीडिया में, टीवी में, या जो भी बाइक के एड्स हैं उनमें सिर्फ पुरुष ही आ रहे हैं, तो क्या होगा, इससे जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बच्चों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना है कि आलोचनात्मक रूप से देखें इस चीज को, यानी वो प्रॉपर बच्चा इस लायक हो कि जब वो टीवी में देखे कि सिर्फ बर्तन जो साफ कर रही हैं वो मम्मी कर रही हैं और पापा टीवी के सामने बैठे हुए हैं, या कोई मेल है जो स्कूटी चलाने के ऐड में सारे मेल्स को लिया हुआ है, तो वो क्रिटिकली एनालाइज कर पाए कि ये चीज, इसमें बायसनेस है, इसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, ये लॉजिकली सही नहीं है, ये एविडेंस ऑब्जर्वेशन से पता लगेगा उसको जब वो क्रिटिकली देखेगा सारे पहलुओं को कि ये चीज सही नहीं है। तभी हम देखते हैं फिर सलमान खान को आना पड़ता है ऐड में, है ना, कौन सा है वो, कोई तो वॉशिंग पाउडर का ऐड है, हार्पिक वाले ऐड में बहुत सारी महिलाओं के साथ एक और व्यक्ति आ जाते हैं, वो हुसैन करके, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एड्स हैं जो आज की डेट में थोड़े चेंज हो रहे हैं, और एक स्कूटी का ऐड आता है, फिर उसमें आ जाता है वाई बॉयज शुड हैव ऑल द फन। तो ये क्या है, ऑपोजिट हम एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करें ताकि स्टीरियोटाइप ना बने, ये बात ना हो जाए कि लड़कों के लिए ही फन वाली एक्टिविटीज है और घर के काम लड़कियों के लिए है। इसको चैलेंज किया जा सके, स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया जा सके, इस चीज के लिए हम देख रहे हैं कि ये चेंजेस हैं, और बच्चों को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि पापा आप क्यों नहीं मदद कराते हो मम्मी की, काम करने तो मम्मी भी जाती हैं। जब इस तरह के सवाल बच्चे घर पे पूछेंगे तो थोड़ा सा दिन निकलेगा लोगों का, पेरेंट्स का। बात तो सही है। रीजन क्या है, मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी। भाई ये बात बिल्कुल सच है कि मीडिया में जो चीजें वो देख रहे हैं, अगर वो कमला पसंद का एड में अपने बहुत बड़े स्टार को देख रहे हैं, जिन स्टार्स को उनके माँ बाप भी बचपन से देखते हुए आए हैं, है ना, वो कहते हैं नहीं हमारे फेवरेट प्लेयर फलाने जी हैं, और फिर आप बाद में देखते हैं कि वो तो तंबाकू का ऐड कर रहे हैं जी, या फिर इनडायरेक्टली किसी और चीज का ऐड कर रहे हैं, है ना, सरोगेट मार्केटिंग कहते हैं आई थिंक उसे। तो ये क्या होगा, बच्चे पे इंपैक्ट डालेगा। मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अडल्ट रेटेड मूवीज होती हैं, कि 18 वर्ष से कम वाले के लिए मत दिखाओ, क्योंकि मीडिया जो है हमारे समाज को लेकर के हमारे क्या तौर तरीके हैं, नियम कायदे कानून है, बहुत सारी चीजें हम वहां से सीखते हैं। तो ये बात सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, इसलिए क्रिटिकली इवेल्युएट कर पाए, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग आ पाए कि वो खुद से सोचना सीखे क्या सही और क्या गलत है। इस चीज के लिए हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो दोनों बातें सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अभी तो 25 सवाल और हैं, डटे रहिए, मस्त तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करेंगे, जो कंटेंट करेंगे मैराथन में तो कंटेंट करेंगे प्रॉपर। देखिएगा असर्शन क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट मटीरियल्स सच एज मैनिपुलेटिव कैलकुलेटर्स, मैथ्स एप्स टू स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिस्कैलकुलिया। वो बच्चे जिनको कैलकुलिया है, डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन से मतलब है गणन संबंधी विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी है एक तरह की, तो उनको हम एप्स दे सकते हैं मैथ्स के जो उनके लिए कैलकुलेशन ईजी कर दें या उनको मदद कर दे कैलकुलेशन में। मैनिपुलेटिव कैलकुलेटर्स दे सकते हैं जो डिसलेक्सिक बच्चों के लिए कैलकुलेटर्स हेल्प करेंगे उन्हें, क्योंकि उनको गणना करने में वो न्यूरोलॉजिकली उनकी वायरिंग ऐसी है कि मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में उनको दिक्कत आएगी। डिसलेक्सिया वाला बच्चा है तो पढ़ने और लिखने में दिक्कत आएगी। तो ये बात सही है कि उसको आप हेल्प करेंगे उस चीज में, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म परफॉर्म रेपिटेटिव मोटर एक्शंस। ये बात भी सही है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है वो बार बार रिपीटेटिव एक्शंस करते हैं, स्टीरियोटिपिकल या रिकरिंग एक्शंस करते हैं, यानी स्वालीनता से जूझ रहे बच्चे गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। जैसे माय नेम इज खान याद कर लीजिए, वो एक उदाहरण हो सकता है, हालांकि उनको डिसेबिलिटी कोई और थी, कि वो बार बार सेम बात को रिपीट करते रहेंगे, हाथ या पैर जो भी मोटर एक्टिविटीज कर रहे हैं सेम बार बार करते रहेंगे, है ना, और सोशली उनको दिक्कत होती है इंटरेक्ट करने में। ठीक, तो ऑटिज्म के ही लक्षण है। अब ए भी सही है, आर भी सही है, बट यहां रीजन जो पूछा था वो इसका पूछा था कि डिस्कैलकुलिया वाले बच्चों को हम मैथ्स ऐप वगैरह दे दें, इसका रीजन क्या है। इन्होंने रीजन में कुछ और ही डाल दिया कि ऑटिज्म के बारे में बताने लग गए रीजन में। तो भाई ऑटिज्म के बारे में नहीं पूछा था, इसके बारे में पूछा था, डिस्कैलकुलिया के बारे में। लेकिन ऑटिज्म के बारे में आपकी बात सही है, यानी रीजन अपने आप में सही है, असर्शन अपने आप में सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। क्या हो जाएगा, ब्रेकअप। मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात सही है नहीं है? तो ये 48% लोग कैसे ए जवाब दे रहे हैं? भाई ये अपने आप, ये दोनों आर सही व्याख्या करता है ए की। कहां से सही व्याख्या करता है? आर तो है ऑटिज्म के बारे में, स्वालीनता के बारे में, और ए किसके बारे में है? डिस्कैलकुलिया के बारे में है, गुणज वैकल्य के बारे में है। कहां से व्याख्या कर देगा? ये तो कुछ और बात हो रही है, ये कुछ और बात हो रही है ना। ये वैसी सी बात है कि जब आप बात कर रहे थे रामायण के बारे में, कोई आया और कहने लगा कि कोई भी एक तीसरी चीज कि वो कहानी घर घर की में क्या हो रहा है।
अब बात चल रही थी किसी और चीज की, किसी और चीज के बारे में बात कि बताओ ये अलग ही दुनिया में व्यक्ति, तो ये वैसी सी ही बात हो गई। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये अपने आप में सही है दोनों बातें, लेकिन आर जो है सही से व्याख्या नहीं करता ए की, तो बी ऑप्शन सही था यहाँ, ना कि ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, एक स्टेटमेंट क्या है, टीचर्स हु बिलीव दैट एबिलिटी इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी चेंज्ड बाय पुटिंग इन एफर्ट्स आर लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एट स्कूल्स। यानी जो शिक्षक ये मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है, एबिलिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। एबिलिटी क्या है, इंक्रीमेंटल है। ये क्वेश्चन हर बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, एक सिंगल लाइन वाले में भी, असर्शन में भी, आज से 5 साल पहले भी पेपर होता था तब भी ये पूछा जाता था कि क्या शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चे की मोटिवेशन लेवल पे प्रभाव डालती हैं। तो ये 100% सही है। अगर मैंने कह दिया तुमसे हो ही नहीं पाएगा तो कोई एक ही बच्चा होगा जो जिद्दी होगा, कहेगा मैं करके दिखाऊंगा। अदरवाइज ज्यादातर या नॉर्मली एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बच्चे पे प्रभाव पड़ता है कि अगर मेरे टीचर ने कह दिया तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो निकम्मे हो, वो पढ़ेगा ही नहीं। उसको लगेगा मैं तो हूं ही नहीं किसी काम का, उसकी सेल्फ एस्टीम के लिए वो अच्छा नहीं है, उसका खुद में ही विश्वास हिल जाएगा, उसकी मोटिवेशन लेवल 0। घर पे भी लोग कहते हैं तुम तो निकम्मे हो, स्कूल में भी कहते हैं निकम्मे हो, तो वो मान ही लेगा मैं निकम्मा ही हूं, है ना। तो जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, वो उसके मोटिवेशन के लेवल को प्रभावित करती है। ये बात एकदम सही है ना, कि अगर टीचर ये मानता है कि एबिलिटी तो फिक्स होती है, जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो तो इंटेलिजेंट है और जो कमजोर है वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो तो कमजोर ही रहेगा, तुमसे ना हो पाएगा, ये एकदम गलत तरीका है। जबकि टीचर्स का व्यू ऑफ एबिलिटी कैसा होना चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन भी इस पे आए हुए हैं। व्यू ऑफ एबिलिटी, आप एबिलिटी को कैसे देखें कि एबिलिटी यानी क्षमता क्या होती है, तो टीचर्स को देखना कैसे चाहिए, इंक्रीमेंटल होती है। यानी अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो कहां से कुछ होगा। और अगर हम बात करें एबिलिटी एज फिक्स्ड की, कुछ लोग ये मानते हैं एबिलिटी स्टैटिक है, फिक्स्ड है, ये बात एकदम खतरनाक है कि एबिलिटी फिक्स्ड है। फिर ऐसे लोग क्या कहेंगे कल को, कोई सक्सेसफुल होगा मेहनत करके कि भाई किस्मत से हो गया होगा, फलाना हो गया होगा, इनकी तो किस्मत ही अच्छी थी, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, वॉट एवर। जबकि एबिलिटी को हम अगर इंक्रीमेंटल मान रहे हैं तो हम ये कहेंगे यार हमारी क्षमता बढ़ सकती है, बाकी चीजों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्षमता बढ़ाई जा सकती है एफर्ट करके, तो ये बात तो सही है। रीजन क्या है, मोटिवेशन इज लिंक टू बिलीव्स टीचर्स हैव अबाउट एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। भाई बच्चे की मोटिवेशन लिंक होती है जो टीचर का बिलीफ है बच्चे के बारे में। अगर टीचर सोचता है तुम अच्छा करोगे, तुम मेहनत करोगे, है ना, तुम करो अच्छे से तैयारी। मेरे को याद है 12th में 2 टीचर्स ने कहा था कि हिमांशी मैथ्स में बहुत अच्छा करेगी, हालांकि मैंने बहुत अच्छा नहीं किया क्योंकि मुझे एग्जाम एंग्जाइटी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ गया था, 40 नंबर का पेपर मेरा हो नहीं पाया था, कुछ तो ड्रामा हुआ था, तो लेकिन मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की थी, मतलब काफी अच्छी मेहनत की थी। तो जो सर जहां मैं ट्यूशन पढ़ती थी उन्होंने भी कहा था हिमांशी तेरे 100 में से 100 भी आ सकते हैं, तेरा दिमाग भी ठीक चलता है, तेरा हाथ भी ठीक चलता है, मतलब स्पीड ठीक थी सॉल्व करने की क्वेश्चंस। ऐसे जो हमारे स्कूल के टीचर थे वो बोर्ड पे भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करा रहे होते थे प्री बोर्ड से पहले, तो वो मैं कर देती थी, और भी बच्चे होंगे जो 2-4 बच्चे जो ज्यादा पढ़ रहे थे वो कर देते होंगे। तो उन्होंने कहा था हिमांशी तेरे 80+ आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अब हिमांशी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस बात से कि हाँ यार मेरी तैयारी अच्छी है, मैंने तो इंटीग्रेशन फलाना ढिमकाना मुश्किल सवाल सॉल्व कर देती हूँ। लेकिन मतलब इसका मतलब ये चीज हेल्प करेगी कि मेरे टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशन है मुझसे वो अच्छी है, तो मेरा मोटिवेशन का लेवल बढ़ जाएगा, मैं बेहतर वो पेपर कर पाऊंगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, मोटिवेशन, हालांकि वो बात अलग है कि एग्जाम के दिन जो है इमोशंस जो है वो हावी हो गए, मतलब एंग्जाइटी इस रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा दिमाग में शायद चीजें रही होंगी। अब समझ में आता है, जब हम कॉग्निशन इमोशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो मोटिवेशन इज लिंक्ड टू बिलीव्स टीचर्स हैव अबाउट द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। टीचर की एक्सपेक्टेशन का फर्क पड़ता है बच्चे पे, कुल मिला के बात ये है, ठीक। तो दोनों ही बातें यहां सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं। इसलिए टीचर को क्या सोचना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, अभी इतने नंबर आ रहे हैं, बेहतर हो जाएंगे। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो, समझ में आ रही हैं चीजें, तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा ना बेटर। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्योंकि टीचर की बातों का फर्क पड़ेगा बच्चे पे। कोई टीचर अगर ये कह रहे अरे तुम तो गधे हो, तुम तो रिक्शा ही चलाओगे, अब ये खतरनाक टीचर थे पुराने जमाने के, ये एकदम खराब तरीका है, एक टीचर का ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बिल्कुल नहीं है ना। टीचर के ये लक्षण होने नहीं चाहिए, बट हमने इस चीज को नॉर्मलाइज किया हुआ है ना। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, असर्शन है टू एंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द एग्जैक्ट सेम वे एज इट इज रिसीव्ड। सॉरी, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, अर्थपूर्ण अधिगम कब होगा, जब लाइफ से जोड़ के सिखाएंगे हम, ठीक है ना। टू एंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस नॉलेज, यानी बच्चों को हम एक्सपेक्ट करें कि वो नॉलेज को एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दें, रट्टा लगा करके छोड़ आए, मतलब ऐसे के ऐसे ही उसको उगल दें पेपर में। एग्जैक्ट सेम वे एज इट इज रिसीव्ड,
क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताओ एक बार, फटाफट से बताओ। ये बात एकदम गलत है, एकदम गलत है। ये देखो, एक तो मैं 12th में पहुंच गई भाई, हमारे बोर्ड्स का ना कभी हमारे दिमाग से निकलता नहीं है। अब मेरे को याद आया यार, वो वाला पेपर नहीं था, ये 2 अलग अलग एग्जाम्स को मिस कर दिया मैंने। एक और एग्जाम में मुझे एग्जाम एंग्जाइटी हुई थी, जहां मेरा 40 नंबर का पेपर छूटा था 200 में से। और जो मैथ्स वाला था उसमें मेरे को याद है 15 या 20 नंबर का रह गया था मेरा, प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर आता है वो मिस हो गया था। देखना एक बार, अगर हम बात करें तो मेरे दिमाग में जो है मेमोरी के पूरे ऐसे पेजेस खुल गए। इधर आ जाओ वापस, देखते हैं एक बार। To ensure meaningful learning, students should be expected to reproduce knowledge in the exact same way as it is received। यानी कि जैसे अर्थपूर्ण अधिगम के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करें कि जैसे उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, सेम एक शब्द भी इधर उधर ना करें राहुल, क्या कर दें, सेम रिप्रोड्यूस कर दें, जैसा लिखवाया है एक एक शब्द वैसा ही लिखा जाए। तो इससे अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा, इससे रोट लर्निंग होगी, रटंत विद्या होगी, है ना, रटने पे फोकस आएगा। तो ये बात तो गलत हो गई। रीजन क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ पैसिव रिसेप्शन। भैया अधिगम पैसिव नहीं हो सकता, निष्क्रिय नहीं हो सकता, एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। बात सही है या नहीं है? आगे बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट से देखना। असर्शन क्या है यहाँ पे? असर्शन देखते हैं भाई। चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद लव, केयर एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड लर्न इन अर्ली चाइल्डहुड। यानी बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड क्या है भाई? अर्ली चाइल्डहुड क्या है? बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में, आरंभिक यानी 2 से 6 वर्ष, आरंभिक बाल्यावस्था में अधिगम हेतु सीखने के लिए लव, देखभाल, केयर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, कि ताकि बच्चे को लगे कि हाँ, मतलब क्योंकि बच्चा कोई मशीन नहीं है ना जिसके अंदर आप लर्निंग भर देंगे, है ना। तो बच्चे को आप लव, केयर एंड अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो आप उसके फेवरेट टीचर भी हो जाएंगे। मतलब उसको पसंद होते हैं वो टीचर्स बच्चे को जो उसको केयर करते हैं। और टीचर की क्वालिटीज होनी भी क्या चाहिए? केयरिंग हो, एम्पैथी हो और ओपननेस, दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या होगा? प्रोवाइडेड विद लव, केयर एंड अपॉर्चुनिटी। अच्छी बात है, ये तो बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। और क्योंकि ये उम्र क्या है, आपने वो सुना होगा बॉर्नवीटा का एड जो है कि बच्चे का 90% विकास, बच्चे के मस्तिष्क का 90% विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। और सिर्फ मस्तिष्क का विकास नहीं, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में भी जो अर्ली चाइल्डहुड है, ये पूरी डिबेट है मनोविज्ञान की कि अर्ली डेवलपमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाद वाला। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट, जो शुरुआत के आपके 10-12 साल हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके पूरे जीवन के लिए नींव का काम करते हैं। बात तो सही है, ट्रू। फिर रीजन क्या है इसका? आउटकम ऑफ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली मॉडिफाइड इन लेटर ईयर्स। यानी जो गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना आसान है। यानी अगर सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड, डेप्राइव्ड किसी भी सेंस में हो सकता है, खाना ही ठीक से ना मिला हो तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा बच्चा। अब एक बार माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया बच्चा, तो आप उसका दिमाग बाद में कैसे डेवलप कर दोगे? वो तो उसी स्टेज में सही खाना मिलना चाहिए था। अगर उस स्टेज में गंदा पानी पीने की वजह से या खराब माहौल मिला, टीचर्स बहुत पीटते थे, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट देखिए, कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया बच्चे के साथ, तो अगर इस एज में कुछ भी सीवियरली डेप्राइव्ड है या खतरनाक है, तो इसका उम्र जीवन पर्यंत रहता है बच्चे पे। जो कि एरिक एरिक्सन भी कह रहे हैं कि आपका शुरुआत जो है जीवन की, हर स्टेज आगे वाली स्टेज को प्रभावित करती है। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं एक तरह के, कि इनका जो इंपैक्ट है वो लाइफ लॉन्ग रहता है फिर बच्चे पे। ट्रॉमा एक तरह का बच्चे के अंदर जा सकता है यदि कुछ भी घटना इस तरह की खतरनाक घटी है। तो बचपन अच्छा हो बच्चे का, इस बात की कोशिश पूरी करनी चाहिए टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी। ये डेप्राइव्ड, जो सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड है, उसको बदला नहीं जा सकता, है ना। ये बात एकदम गलत है, इसका परिवर्तन संभव नहीं है। ये क्रिटिकल पीरियड है जिसमें चीजें या तो बिल्कुल खराब हो सकती हैं या सही हो सकती हैं। तो जरूरी है कि यहाँ पे हम सही माहौल या सही रिसोर्सेज दें। हालांकि सबको नहीं मिल पाता, बट दें। ठीक है जी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हाँ, ए तो सही है कि अर्ली चाइल्डहुड जरूरी है, बट आर फॉल्स है कि इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार इंपैक्ट आ गया तो आ गया, चाहे वो खाने पीने की वजह से हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एक बार, क्या कहता है ये? A teacher should not design learning tasks that encourage children to seek out knowledge from sites other than textbook। यानी एक अध्यापक को ऐसे एक्टिविटीज करानी ही नहीं चाहिए, अधिगम कार्य कराने ही नहीं चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और स्रोत से ज्ञान अर्जन करने को बढ़ावा दे। कि आप किसी साइट से पढ़ो, अपने आसपास अपने पेरेंट्स से, अपनी दादी नानी से पूछो कि उनके समय पे क्या थी चीजें, कौन सी करेंसी चलती थी, है ना, 2000 का नोट हुआ करता था, है ना,
हमारी आने वाली जनरेशन से ऐसी तो बात करेंगे कभी। तो ये क्या हुआ कि आप टेक्स्ट बुक के अलावा बाहर से भी आप लर्निंग टास्क करके एनकरेज करो बच्चे को, चाहे साइट से सीखना हो चाहे अपने आसपास से सीखना हो, उनको एनकरेज करना चाहिए टीचर को। लेकिन इन्होंने कह दिया शुड नॉट डिजाइन लर्निंग टास्क, ऐसे टास्क ही मत डिजाइन करो जिसमें बच्चे को टेक्स्ट बुक के अलावा कहीं और से जानने को मिले। तो भाई लर्निंग सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंटर्ड थोड़ी होती है। हम तो कह रहे हैं एनसीएफ में या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कि हमको लर्निंग को बियॉन्ड क्लासरूम या बियॉन्ड टेक्स्ट बुक लेके जाना है, यानी बच्चे के वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ से, उसके कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना है, सोशल कॉन्टेक्स्ट से। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित कर दो, गलत है। रीजन क्या है? लर्निंग एंड नॉलेज इज ट्रांसमिटेड एंड नॉट सॉट और कंस्ट्रक्टेड। जबकि हमें पता है रचनावाद पे आधारित है पूरा सिलेबस आपका, पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर सब कहेंगे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और ये कह रहे हैं लर्निंग को ट्रांसमिट किया जाता है, भरा जाता है। एक खाली बर्तन है बच्चा, जो मैं आपको चाइल्ड सेंटर्ड में बताती हूँ, है ना, जो आपके जॉन लॉक कह रहे थे कि भर दो उसमें, नहीं, बच्चा खाली बर्तन नहीं है, वो ज्ञान का सृजन करेगा, खुद से एक्टिव बीइंग है। तो दोनों ही बातें गलत हो गई, बोथ ANRR फॉल्स, इसमें कोई डाउट हमको है नहीं। अब देखना इसमें गड़बड़ करते हैं लोग, है ना, इसमें जैसे हमें गलत वाला ऑप्शन होता है उसमें एकदम से आंसर की संख्या कम से कम 10-15% कम हो जाती है। और अगर कहे दोनों सही है तो सब 95% लोग सही उत्तर देते हैं। तो रट्टा नहीं लगाना है। असर्शन क्या है भाई? चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू डू सो एंड द एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है लैंग्वेज में। ये कौन से स्कूल से पढ़ लिया इन्होंने, है? नॉम चॉम्स्की बेचारे ऐसे चिल्लाते रह गए कि हेरिडिटी महत्वपूर्ण है, मतलब हेरिडिटी तो यहां भी महत्वपूर्ण है, या एनवायरमेंट महत्वपूर्ण नहीं है। लैंग्वेज वैक्यूम में डेवलप नहीं हो सकती ना, मोगली की भाषा आएगी फिर आपको अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो। आप में जेनेटिक क्षमता है लेकिन बिना एनवायरमेंट के कैसे लैंग्वेज सीखोगे, है ना? अगर लोग ही नहीं होंगे आसपास कहां से सीखोगे? क्षमता रखी रह जाएगी। क्षमता तो बहुत चीजों की हो सकती है आप में, एनवायरमेंट भी तो चाहिए। रीजन क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। ये दोनों ही बातें गलत हैं। ये यहां तक की बात ठीक थी कि जेनेटिकली हमारे अंदर क्षमता होती है लेकिन एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है लैंग्वेज में। ये दोनों ही बातें फिर गलत हो जाती हैं। बोथ ANRR फॉल्स। 96% लोग सही जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये देख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 31। 20 सवाल और है। मुझे लगता है कि इतनी प्रैक्टिस और ये आपको आंसर भी मार्क करके मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जो PDF है, तो इनफ हो जाएगा। मतलब ये एक तरह से पूरे सिलेबस का रिवीजन है इन क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि ये हर टॉपिक के क्वेश्चन से इन्होंने असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, लर्निंग हो, इंटेलिजेंस टेस्ट हो। आप देख रहे हो हर एक टॉपिक से लगभग आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है असर्शन और रीजनिंग का, क्योंकि फिक्स नहीं है ना इनसे क्वेश्चन नॉर्मल आएगा या ऐसे वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। अहमद एनकरेजेस चिल्ड्रन टू हिज क्लासरूम टू थिंक ऑफ एनालॉजीज टू प्रमोट इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अहमद एक टीचर हैं, प्रभावशाली समस्या समाधान के लिए वो बच्चों को अपनी कक्षा में कहते हैं कि समानांतर रूप से सोचो। कि मान लीजिए आपने एक प्रॉब्लम ये सॉल्व की है, इसके जैसी कोई और प्रॉब्लम भी तो सॉल्व की होगी पहले, तो वो समानांतरता ढूंढने को कह रहे हैं, एनालॉजी ढूंढने को कह रहे हैं। बात तो सही है एकदम। प्रॉब्लम सॉल्विंग का वन ऑफ द वेज होते हैं या टेक्निक या तरीका होता है एनालॉजी के माध्यम से। एनालॉजी क्या हो सकती है कि अच्छा आप समझा रहे हैं बच्चे को कि कैमरा कैसे वर्क करता है, तो आप कह रहे हैं कि कैमरा क्या है, हमारी आंख के जैसा है या हमारी आंख कैमरा की जैसी है, वॉटएवर। आपने क्या दिया, समानांतर उदाहरण दिया जिससे समझ में आ सके कि भाई जैसे हमारी आंखें सब कुछ रिकॉर्ड करती हैं वैसे कैमरा भी रिकॉर्ड करता है। तो एनालॉजी हो गई, एनालॉजी समझने में मदद करती है, बात सही है। रीजन क्या है? चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली व्हेन द टीचर्स एनेबल देम टू मेक कनेक्शंस। यानी बच्चे बहुत अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं जब वो कनेक्शंस बनाने को टीचर उन्हें मौका देते हैं, जीवन से जोड़ने को, ज्ञान को मौका देते हैं। दोनों ही बातें सही हैं। बोथ ANRR ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसमें क्यों आप फंस गए? 86% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं। देखो समझते हैं। अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान के लिए, अच्छे से बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए उसके लिए उसको कह रहे हैं कि समानांतर रूप से सोचने को। कोई और प्रॉब्लम भी तो ऐसी आई होगी आज से पहले, जब पहले कभी बचपन में साइकिल की चेन उतरती थी तो कैसे ठीक करते थे, अब बाइक में भी कोशिश कर रहे हो उस तरह से कुछ और हो जाए, तो कोशिश एक बढ़ावा मिलेगा बच्चे को। बात सही है। बच्चे सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका दे कि वो पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाए। यानी जो वो ऑलरेडी जानते हैं, जो घटना पहले आई थी उनके सामने, जो सिचुएशन, उसी का इस्तेमाल करें नई सिचुएशन में, यानी एनालॉजी। पुराने और नए में अगर कुछ समानता है तो एनालॉजी कह रहे हैं। इसी तरह से प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज में या न्यू प्रॉब्लम के सामने अगर कुछ समानता है उसको ढूंढने तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 32। देखिएगा 32nd क्वेश्चन क्या कहेगा। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स चिल्ड्रन लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स एज वेल एज वैल्यूज एंड बिलीफ्स इन स्कूल्स। यानी बच्चे स्कूलों में एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा, एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? जो हम कहां से सीख रहे हैं? किताबों से पढ़ रहे हैं, चाहे वो अलग अलग हमारे सब्जेक्ट्स हो, ठीक है ना।
क्लियर है? 1 मिनट रुको यार, मैं देख लूँ आप में से कोई कुछ तो कह रहा है। बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आसान है कि तैयारी ठीक है? तैयारी ठीक है यशी, क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे। कोई एक आध क्वेश्चन रेयर होता है, इन क्वेश्चंस में 50 में से मुश्किल से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सच में मुश्किल लगे। अगर सारे क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो ये बैलेंस्ड एकदम वो है अप्रोच, ठीक है ना? ये आपने प्रैक्टिस इनफ की हुई है, क्योंकि मैंने नए पुराने सब मिक्स करके क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। देखिएगा असर्शन क्या है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स चिल्ड्रन लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स एज वेल एज वैल्यूज एंड बिलीव्स इन स्कूल्स। यानी सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ किताबों की बातें नहीं सीख रहे हैं वो, जबकि बहुत सारी वैल्यूज स्कूल में, मान लीजिए स्कूल में भोजन मंत्र होता था हमारे यहाँ जब मैं बुलंदशहर में थी, तो वो भोजन को लेके एक वैल्यू डेवलप हो गई कि भाई खाना महत्वपूर्ण है ना, हमारे लिए खाना महत्वपूर्ण है और उसको हमें ग्रेटफुल होना चाहिए जब हमारे सामने प्लेट में खाना हो। तो ये क्या एक वैल्यू है, या सच बोलना क्या है, एक वैल्यू है। फैमिली से भी हो सकती है, स्कूल से भी डेवलप हो सकती है। बिलीव्स इन स्कूल्स, जो विश्वास है ना, वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, आजकल इंटरनेट पे चल रहा है ना वो मीम टाइप कुछ, तो उसमें आता है कई बार कि अब समझ में आ रहा है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता क्यों गाते थे स्कूल में। तो ये क्या है, वैल्यू एक तरह की इंस्टिल हुई है, बिलीफ स्कूल से हमारे अंदर इंस्टिल हुआ है, ठीक। तो ये स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ये सारे जो सोशलाइजेशन की टेक्निक्स हैं वो भी हम सीखते हैं, बात तो सही है। फिर आता है रीजन, स्कूल्स आर अ सेकेंडरी बट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। यानी स्कूल सामाजिकरण की एक द्वितीयक कारक है, यानी सेकेंडरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। परिवार के बाद आता है प्राइमरी फैमिली है, फिर स्कूल है सेकेंडरी, बट महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हो स्कूल में, बहुत सारी चीजें आप स्कूल में सीखते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है स्कूल, फैमिली प्राइमरी बट सेकेंडरी है स्कूल, लेकिन महत्वपूर्ण है स्कूल भी। तो ये क्या हुआ, दोनों बातें सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 91% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्या है भाई, ये पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए स्टेटमेंट है, अ टीचर डिस्कसेस विद हर क्लास 6th स्टूडेंट्स नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर हैविंग मीनिंगफुल क्लासरूम डिस्कशंस। एक शिक्षिका है जो अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग यानी एक्टिविटी सेंटर्ड क्लासरूम रहे पे चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या रूल्स होने चाहिए कि हम मीनिंगफुल लर्निंग कर पाए, कि ग्रुप में सीखें एंड ऑल। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर रीजन क्या है इसका, टीचर शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल इन द क्लास एंड डिक्टेट क्लासरूम रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द स्टूडेंट्स। यानी शिक्षक को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना नियमों को निर्देशित किया जाना चाहिए। जबकि यहाँ पे बात हो रही थी कि रूल्स क्या हो क्लासरूम में, कैसे मीनिंगफुल लर्निंग हो, बच्चे सीखें भी, अपने अनुभव भी बताएं, लेकिन शोर शराबा भी बहुत ज्यादा ना हो जाए कि क्लास कंट्रोल ही ना हो पाए। ये इतनी चर्चा करना अच्छी बात थी, ये क्या था, सही था। लेकिन इन्होंने कह दिया बच्चों से सलाह ही मत करो रूल बनाने से पहले, टीचर डिक्टेटर हो जाए, तानाशाह हो जाए। जबकि टीचर को डिस्कशन के साथ चीजें करनी है, टीचर सेंटर्ड नहीं है क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड रहनी चाहिए। तो ए तो सही है बट आर फॉल्स है, जो कि आप में से 72% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, द न्यू लर्निंग शुड बी बेस्ड अपॉन प्रीसीडिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टू व्हाट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो। यानी जब आप कुछ भी नया सिखा रहे हैं, जो न्यू नॉलेज है, नया चैप्टर है, नया ज्ञान है, शुड बी बेस्ड अपॉन प्रीसीडिंग फैक्ट्स, प्रीवियस नॉलेज, ओल्ड नॉलेज, पूर्व ज्ञान पे आधारित होनी चाहिए। जोड़ करके पढ़ाएं जब भी नया पढ़ाएं, बिल्कुल सही बात है। ये तो नोन टू अननोन जाना, ज्ञात से अज्ञात जाना, बिल्कुल फैक्ट है, ये तो ट्रू है। रीजन क्या है, चिल्ड्रन लर्न इन अ स्पाइरल एंड नॉट अ लीनियर वे। स्पाइरल का मतलब क्या है, जो स्पाइरल करिकुलम भी दिया है किसने, जेरोम ब्रूनर ने, कि कैसे एक क्लास से जुड़ी हुई होती है नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने 6th की नहीं 7th में पहुंच गए सीधा, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो 6th में पढ़ाए गए थे, उनसे कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा आपको। तो लर्निंग स्पाइरल होती है जो प्रीवियसली एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई होती है ना। तो नॉट अ लीनियर, ये कोई स्ट्रेट नहीं है 2 + 2 4, नहीं, स्पाइरल होगी, चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, ये सारी सोशलाइजेशन हो, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 35। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 35, फटाफट से देखेंगे। ये कहता है, स्टेटमेंट है, ए टीचर्स शुड आस्क क्वेश्चंस दैट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो। अगेन सेम बात, जो उनको आता है और जो जाने वाले हैं या सिखाने वाले हैं जो आप उनको क्लासरूम में, दोनों को क्या कर दें, रियलिया करा दूंगी मैं, डोंट वरी। रियलिया बेसिकली रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है क्लासरूम में, कि अगर मैंने बॉटल के बारे में बात की तो मैं बॉटल भी दिखा दिया आपको, ये लेकर के आ गई, है ना। ये हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश पेडागोजी के मैराथन में, वो होगी 17 तारीख को। 13 को शाम को 7 बजे है आपकी CDP की मैराथन।
फिर आपकी 15 को रहेगी, उसको शायद 9 बजे रखूंगी मैं, 15 को रहेगी एक दिन छोड़ के आपकी हिंदी पेडागोजी की मैराथन, और 17 को रहेगी इंग्लिश पेडागोजी की मैराथन। 3 मैराथन लेनी है, ठीक है ना। रीजन क्या है? प्रायर नॉलेज डजंट प्ले एनी रोल इन लर्निंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स, यानी जो पूर्व ज्ञान है उसका कोई रोल नहीं है। ये तो एकदम खराब बात हो गई। और यहां पे हम कह रहे थे कि पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाओ जो भी नया पढ़ा रहे हो, ये तो सही था। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सही बात है 87% लोग। अब तो आप बढ़िया आंसर देने लग गए हो। तो ये दिमाग को इस दिशा में चलाना है कि इस तरह के क्वेश्चन से जब तक आप बचते रहे तब तक नहीं होंगे सॉल्व। जैसे बचना छोड़ा, पढ़ के समझने की कोशिश की, सॉल्व होने शुरू हो गए। असर्शन की अगर हम बात करें, अ टीचर शुड टीच ईच साइंस कॉन्सेप्ट अज्यूमिंग स्टूडेंट्स नो नथिंग, यानी एक शिक्षक को जब वो विज्ञान या साइंस पढ़ा रहे हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को कुछ नहीं आता पहले से, उनको जानते ही नहीं है, वो तो कुछ खाली बर्तन है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चा एक्टिव है, उसके प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान से जोड़ के नए ज्ञान को पढ़ाइए। कुछ तो पता ही होगा, जोड़िए, ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन ले जाइए। आप तो कह रहे हैं बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। साइंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट विद नो क्लियर इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, यानी जो वैज्ञानिक अमूर्त विषय है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, चलो मान लिया कुछ हद तक है, जिसमें वैज्ञानिक अवधारणाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर संबंधी नहीं है, यानी जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उनमें कोई इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से, एक कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है लगभग हर सब्जेक्ट में, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये बात तो गलत हो गई। तो ए तो सही था नहीं, ए भी कहां सही था? ए भी कह रहा था कि बच्चों को कुछ नहीं आता, ये मान लो। तो बोथ ए असर्शन एंड रीजनिंग आर फॉल्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 88% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स अ टीचर ब्रिंग्स सेवरल न्यूज़पेपर्स मेंशनिंग द सेम न्यूज एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्कस इट इन ग्रुप्स, यानी बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन, 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं शताब्दी का कौशल में से एक कौशल है क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस पे बहुत जोर दे रही है। आपके पेपर में कई क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं अब सीटेट में क्रिटिकल थिंकिंग से। तो क्रिटिकल थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो टीचर को क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है क्लासरूम में, इसलिए वो कई सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल सेम न्यूज पे, मान लीजिए कोई घटना घटी है, अभी रिसेंटली क्या चल रहा था, वो हिट एंड रन वाला, तो उस पे आपने 70 लोगों के, मतलब 70 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 या 5 या 3 न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़ी, कि वही न्यूज आपने 3 अलग अलग न्यूज़पेपर में पढ़ी, या वही न्यूज अगर आपने 3 अलग अलग न्यूज चैनल्स पे भी देखी, तो भी आपको पता लगेगा 3 अलग अलग दृष्टिकोण प्रकट हो रहे हैं। ये फलाना चैनल कुछ और कह रहा होगा, ये कुछ और कह रहा होगा, ये कुछ और कह रहा होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, बच्चे को अलग अलग पहलू मिलेगा, कि उसको समझ आएगा कि क्या ऑब्जर्व कर पाएगा। एक तो वो, उसके पास डेटा आएगा, एविडेंस के आधार पे, जो भी उसके पास उस टाइम के लिए एविडेंस है, उसके आधार पे वो सोच पाएगा क्या सही है क्या गलत है, यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, जो कि सही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएगा वो। टेक्स्ट बुक कैन बी द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इन अ मिडिल ग्रेड, ये एकदम खराब तरीका। किसी भी क्लास में सिर्फ टेक्स्ट बुक या सिर्फ कक्षा की जो किताब है, जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स है, ना कि एकमात्र रिसोर्स है। इज नॉट द ओनली या शुड नॉट बी द ओनली रिसोर्स इन द क्लासरूम, टेक्स्ट बुक जो है। तो ए तो सही था बट आर जो है वो गलत हो गया। तो 79% लोग सही जवाब इसका दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आप और जवाब दीजिए। देखिएगा फटाफट से। देखिए फटाफट से। अभी हमारे पास 12 क्वेश्चन और हैं, फिर हमें निशा के घर पकौड़े खाने हैं, जो आज निशा ने स्पेशली बनवाए हैं। हमें पता लगे कि ऐसी हरकतें आज जो निशा ने की हैं शुरुआत में, वो पकौड़ों की वजह से थी या इनकी अपनी पर्सनल डिसीजन था। देखिए एक बार, असर्शन क्या है, अ टीचर शुड एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू मेक इंट्यूटिव गैसेस। इंट्यूटिव गैसेस किस स्टेज में आते हैं बताएगा कोई? कोई बात नहीं, हम बताएंगे मैराथन सेशन में, ठीक है। तो एक शिक्षक को अपने छात्रों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो मन में आ रहा हो बेचारे बच्चे के, बेचारा क्यों हो गया वैसे बच्चे के जो भी मन में आ रहा हो वो कह पाए, खुल करके एक्सप्रेस कर पाए, ये बात तो सही है, ये करना चाहिए टीचर को। रीजन क्या है इसका? स्टूडेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू आंसर ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ द करेक्ट आंसर, यानी बच्चों को सिर्फ तभी जवाब देना चाहिए, तभी उनको जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करो जब उनको एग्जैक्ट आंसर पता हो, नहीं तो मत देने दो जवाब। तो ये तो गलत हो गया। इंट्यूटिव गैसेस का मतलब ये वो अनुमान लगा रहा है कि अच्छा मेरे मैम ऐसा हो सकता है क्या, फिर आप कहोगे अच्छा बताओ क्या, फिर बताया कि नहीं नहीं देखते हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ सहज अनुमान, कि जो उसके मन में आया, जो उसके अनुभव के आधार पर उसने बोल दिया। तो
ये अच्छी बात है, बच्चों को आप अभिव्यक्त करने दें, एक्सप्रेस करने दें। लेकिन ये कह रहे हैं आप बच्चे को सिर्फ तभी कहें बोलने को जब उसको एग्जैक्ट सही आंसर पता हो। तो बच्चे वैसे ही डरते हैं क्लासरूम में बोलने से। आपने कह दिया अगर सही नहीं पता, अगर गलत निकला आंसर तो डांट पड़ेगी, मजाक उड़ेगा अलग से। जबकि सही टीचर क्या कहेगा, या थियोरी क्या कहती है हमारी कि भाई आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना है जवाब देने को, या टीचर्स, अच्छे टीचर्स क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं जवाब तो दो, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं देखेंगे। तो ये बात तो गलत है कि जब सही जवाब पता हो तभी दे वो। तो ए तो सही था कि इंट्यूटिव गैसेस आप उसको लगाने को कहो कि जितना पता है इतना बताए एटलीस्ट, बट आर इज फॉल्स। ए तो सही था, आर यहां पे फॉल्स है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ये बड़े क्वेश्चंस हैं इसलिए जरूरी है कि आप इनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपकी स्पीड बढ़ गई, अगर आपकी स्पीड बढ़ गई पढ़ने की, तो क्या होगा, आप जल्दी जवाब दे पाएंगे, आपका टाइम बचेगा पेपर में। जैसे मेरे को याद है अभी ये आपकी क्लास से पहले एक क्लास थी, उससे पहले उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेरे को देखना था, क्योंकि देखना पड़ता है वो लेसन प्लानिंग में कि गलत टाइपिंग है या कुछ है, एक बार नजर तो निकल जाए। तो आपके क्वेश्चंस थे पता नहीं कितने, 30 क्वेश्चंस, 20 मैंने देख लिए थे, 30 क्वेश्चंस थे आई थिंक, और 10 से 12 मिनट ही थे। तो 30 क्वेश्चंस फटाफट से, और मेरे पास उनके आंसर्स भी थे नहीं, है ना, क्योंकि अब इतना कई बार एक्सपीरियंस हो जाता है। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि ऑफिशियल आंसर से प्रॉपर मैच्ड हों चीजें और प्रॉपर ऑथेंटिकली जाएं चीजें, लेकिन तो वो स्पीड बढ़ गई समय के साथ। शायद जब मैंने अपना टीचिंग ट्रेनिंग किया होगा उस टाइम पे नहीं हो पाता। इन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन 12 मिनट में बहुत जल्दी पढ़ दिए, बट जिसमें समझाना भी है मुझे और उनको देखना भी है कि सही और गलत कौन सा हो सकता है, क्यों हो सकता है, और असर्शन और रीजनिंग के ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब हम इसमें स्किमिंग कह सकते हो आप, कि जब हम कोई चीज मैन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट, तो भाई जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। पेडागोजी में स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आपके पेपर में वैसे भी 90 नंबर की पेडागोजी है। क्योंकि पेपर लेंथी हो जाता है थोड़ा। असर्शन क्या है, 4 year old Ria cannot take into consideration the height and width of the 2 beakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide beaker। यानी कि 4 वर्ष की रिया है जो लंबे और चौड़े बीकर में, वो बीकर होता है ना जो केमिस्ट्री में यूज करते थे, ठीक है, बर्तन मान लो आप, है ना, एक मग है जो चौड़ा है और लंबा है। लंबा तो देख लेते हैं ये लिखा भी उन्होंने कि नहीं। चौड़े बीकर में समान चौड़ा है भाई, और लंबे और चौड़े height and width of the 2 beakers are at the same time while pouring the same amount of water। अच्छा, एक लंबा है और एक चौड़ा है, जो कि प्याजे के एक्सपेरिमेंट में हमेशा आता ही है ना, कि एक चौड़ा बर्तन है और एक लंबाई में ज्यादा है बर्तन लेकिन चौड़ाई कम है। ठीक, इस ग्लास से इस ग्लास में मान लो पानी बराबर ही है, 200 ml ही है ना, पानी दोनों में 200 ml ही है, लेकिन जब इससे पोर किया इस लंबे ग्लास में तो उसको लगा लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है, मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन या लैक ऑफ डिसेंट्रेशन, वो डिसेंटर नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, विचार नहीं कर सकती। इसका मतलब कौन सी उम्र में होगी बच्ची, 2 से 7 वर्ष में, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी है। रीजन क्या है इसका, रिया इज एट प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर जीन पियाजे। बिल्कुल फैक्ट है, यही बात तो हम कर रहे थे भाई। ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, 10 सवाल और हैं, फटाफट से बताओ इसका जवाब। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, बिल्कुल कह सकते हो मधु, है ना। और हमें क्या करना है, बहुत ही बढ़िया, एकदम जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल आपने किया है, या तो आप दोनों ही जेंडर को इंक्लूड करें या फिर एक जेंडर न्यूट्रल भाषा का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाऊंगी मैं आपके लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ ठीक है, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। असर्शन क्या कहता है भाई, अ टीचर ट्राइज टू इंक्लूड एग्जांपल्स फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू मेक द क्लास इंटरेक्टिव। यानी बच्चे के वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से, संदर्भ से वो उठा करके ला रहे हैं टीचर एग्जाम्पल, जो जैसे मैं कई बार इंस्टाग्राम का, रील का, इसका उसका एग्जाम्पल बहुत बार दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग देखते तो हो ही, कितना ही मना कर लो, है ना। हम मना करें भी क्यों, क्योंकि आप बच्चे तो रह नहीं गए, लेकिन पेरेंट्स भी मना करें, ठीक है ना। तो कई लोग तो पूछते हैं कि क्या समस्या है, मतलब क्या समाधान है इसका कि ना देखें। तो खैर, या कोई मूवी आई हुई है रिसेंट, तो उसके एग्जांपल्स आपको बहुत बार मिल जाएंगे मेरे सेशंस में। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई आपके परिवेश से जो आप कर रहे हैं वो एग्जाम्पल देना जरूरी है, रियल लाइफ से जुड़ जाएंगी चीजें, तो ये बात सही है। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। भाई सामाजिक अधिगम, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, जिस समाज जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स से या उसके एस्पेक्ट से जोड़ना चाहिए लर्निंग को, तब हम बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी रियल लाइफ से जुड़ जाएगी। बात तो सही है। अब आपको
कोरियन किसी मूवी का एग्जाम्पल दें जो मैंने खुद देखी आज, कि मैं एक एग्जाम्पल निकाल के लाऊंगी इसलिए मैंने मूवी देखी, और आपको आकर के कोरियन मूवी का कोई एग्जाम्पल दिया जो ना आपने देखी थी और मैंने भी पहली बार देखी थी, तो वो क्या हुआ, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से एकदम खराब हो गई। हमारे संदर्भ में हम बॉलीवुड मूवीज ज्यादा देखते हैं, ज्यादातर लोग भारत में, तो क्या होगा, हिंदी मूवीज ज्यादा देखते हैं, तो वही एग्जाम्पल ज्यादा काम का है ना। अब कोरिया में जाके कोई हिंदी की मूवीज का एग्जाम्पल देगा तो कोई बहुत फेमस मूवी हुई तो समझ आ जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक, चलिए खैर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसलिए हमें बच्चे के संदर्भ का ध्यान रखना है, उसकी सराउंडिंग का, उसकी भाषा का, उसके कल्चर का, वैसे ही एग्जाम्पल लेके आने हैं। असर्शन क्या है, मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। छात्रों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षकों और छात्रों की विफलता का संकेत हैं। यानी बच्चे से गलती हुई है या क्लासरूम में जो भी गलतियां हो रही हैं या फेलियर, किसी भी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, तो वो टीचर और स्टूडेंट दोनों की मिस्टेक है, फेलियर है टीचर और स्टूडेंट का। अगर त्रुटि हो रही है, एरर्स कमिट हो रहे हैं, तो वो टीचर और बच्चा दोनों फेल हो गए उसमें। देखो, गलतियां होने से कोई फेल नहीं होता, गलतियां सीखने का हिस्सा है, ना तो टीचर ना स्टूडेंट। एरर्स आर दी पार्ट ऑफ लर्निंग। चिल्ड्रन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सीखता हो या किसी ने कुछ भी सीखा हो, है ना। माय मेंटर यूज्ड टू से दिस कि किसी ने कुछ सीखा हो और कभी गलती ना की हो, ये पॉसिबल नहीं है ना। दीपक सर देखिएगा एक बार, रीजन की अगर हम बात करें, चिल्ड्रन डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक ऑन देयर ओन एंड नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड टू एंश्योर लर्निंग। यानी बच्चों में स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती है और सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश दिए जाने की आवश्यकता होती है। यानी उनमें क्षमता ही नहीं है बच्चे में सीखने की, जबकि हम कह रहे हैं बच्चा क्या है, CCL, क्यूरियस है जन्म से ही, क्रिएटिव है और लर्निंग की एबिलिटी के साथ पैदा होता है। ये बात कौन कह रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बना के दिया हुआ है। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स हो गए यहाँ पे, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 42, असर्शन है और रीजन है। देखते हैं क्या है असर्शन। स्कूल शुड एम्फेसाइज ऑन मियर रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स लर्न। अगेन मियर रिप्रोडक्शन, मियर रिकॉल, मेमोराइजेशन, ये सब रट्टे की बात करते हैं, तो ये एकदम खराब तरीका है कि पुनरुत्पादन कर दो, जो सीखा है उसको उगल दो, पेपर पे जाके उल्टी कर दो, नहीं। रीजन क्या है, मेमोरी इज नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट इंटरप्रेटेटिव, ये भी गलत है। मेमोरी जो है, स्मृति जो है, वो नॉट ईरानी स्मृति, मेमोरी वाली कॉग्निटिव फंक्शन वाली है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली संज्ञान। मेमोरी क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। हंस लो पहले तुम, वाओ मौका मिला, कितना खराब पीजे मारा, बाद में मजाक उड़ाऊंगी, अभी तो क्लास हो जाने दो, है यही सब तुम्हारी सेल्फ टॉक चल रही है ना, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट नहीं, ये तो साइलेंट इनर है, बाहर नहीं सुन पा रही हूँ ना मैं। देखो एक बार, खैर, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि मेमोरी की जब हम बात कर रहे हैं, स्मृति की जब हम बात कर रहे हैं, तो स्मृति क्या है, नीदर क्या रही हो तुम, नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर इंटरप्रेटेटिव। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कंस्ट्रक्टिव नहीं है, आप कुछ भी महल बना लो, कंस्ट्रक्ट कर लो आप इमेजिनेशन से, अपनी मेमोरी के माध्यम से, है ना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनाओ, और इंटरप्रेटेटिव भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो, अगर कोई मेमोरी है उसको बता सकते हो आप इंटरप्रेट करके। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। बात सही है या नहीं है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या, बोथ आर रॉन्ग बिल्कुल। डियर डेविल्स नाम है किसी का, बहुत ही बढ़िया जी, डियर डेविल्स तो सुना था एक टाइम पे हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 5-7 सवाल हैं, इनको भी करते हैं फटाफट से। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 43, कहता है अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही बात है कि एक शिक्षक को किसी कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को, किसी संप्रत्य को समझने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट समझो, मजा आएगा समझ के। सही बात है। रीजन क्या है, लर्निंग इज मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन इट इज मास्टरी ओरिएंटेड। क्योंकि लर्निंग ज्यादा मीनिंगफुल होती है जब ये मास्टरी ओरिएंटेड होती है। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झकमार के पीछे आएगी, वो है मास्टरी ओरिएंटेशन। रणछोड़ दास छाछड़, बहुत एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं इसके, ठीक है ना। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, अरे हम सब लर्नर्स हैं यार, मैं खुद आप लोग की बहुत बड़ी फैन हूं। देखो इतनी रात को आप लोग लगे पड़े हो पढ़ाई में। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी सीखना अधिक प्रभावी, पिछले साल जो है, पिछले एक साल में सीटेट को लेकर मीटअप नहीं हुआ है कोई, तो वो करेंगे और जल्दी ही। इस बार सीटेट में आप बढ़िया से रिजल्ट लेके आओ, मेहनत करो और फिर मिलते हैं पेपर के बाद, रिजल्ट के बाद। तो ए इज द सही आंसर। क्या था क्वेश्चन, फिर से पढ़ लेती हूँ। लर्निंग इज मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल जब मास्टरी ओरिएंटेशन, हाँ मास्टरी ओरिएंटेशन एकदम परफेक्ट है। फेलियर अवॉइडेंस में सिर्फ आप पास होना है। राजू रस्तोगी का एग्जांपल याद करो, 3 इडियट्स में किसी भी तरह से पास हो जाऊं, वो है फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। 3 ओरिएंटेशन होती है। दूसरी है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, फर्स्ट आना है, वो कौन था वो जो चतुर 3 इडियट में, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल है।
फिर आता है मास्टरी ओरिएंटेशन, जो बेस्ट है कि लर्निंग पे फोकस हो, मीनिंगफुल हो लर्निंग, सीखने में मजा आए, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, जॉयफुल हो। वो रणछोड़ दास चाचड़ जो आमिर खान का कैरेक्टर है, जो कि रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, तो इसलिए दोनों सही थे। असर्शन क्या है? चिल्ड्रन फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड देयर डे वेरी डिफरेंटली देन चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ कि उच्च आय वाले परिवारों की बच्चे कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। उस दिन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो याद कीजिए मूवी कभी खुशी कभी गम, है ना। और हम सब ने बचपन में इतना बड़ा घर होता है, ये सब होता है, शायद पहली मूवी रही होगी वो, कि बच्चों को बाबा बोल रही हैं वो जो उनकी नैनी है ना, फरीदा जलाल, राइट। तो है ना कि रोहन बाबा आए हैं, फलाना हुआ है, रोहन बाबा के बैग से बड़ा है, मतलब रोहन बाबा से बड़ा है उनका बैग, और उससे बड़ी उनकी गाड़ी, है ना। उन शाहरुख खान आ रहे हैं प्लेन में। ये क्या है? ये अमीर परिवार वाले बच्चों का, अमीर परिवार के बच्चे का एक दिन है, ठीक है ना। मतलब सपोजिटली हम ऐसा मान रहे हैं कि हाँ जनरली ऐसा होता होगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर बच्चे के साथ ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो ये हुआ कि जो सोशियो इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत है उनका एक दिन हो गया। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिकली जो लोअर इनकम ग्रुप फैमिलीज हैं, उनके घर में बच्चे बर्तन भी खुद ही साफ कर रहे हैं बेचारे, है ना। हमारी मम्मी कह रही है बेटा बॉटल भर दो, फ्रिज में रख दो फटाफट से, है ना। तो ये क्या है? अलग हो गया। यानी एक अमीर परिवार के बच्चे का बचपन और एक गरीब परिवार के बच्चे का बचपन, दो बिल्कुल अलग दुनिया है ना। इसको अगर हम सीरियस लेके जाएं तो एक बच्चा जो रोड पे गुब्बारे बेचता है और आपके घर का बच्चा जो 10 साल का होकर भी एक गिलास दूध खुद नहीं ले पाएगा, और वो बच्चा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेगा, दिल्ली की अगर मैं बात करूं डीटीसी की बस में चढ़ के खुद से, और सारी चीजें करता हुआ, चप्पल चाहे उसके पैर में नहीं है, तो बचपन क्या हुआ? बचपन उसके लिए अलग हो गया, आपके घर के बच्चे के लिए अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? बचपन कोई एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सोशल एस्पेक्ट पे डिपेंड करेगा कि बचपन क्या है। बचपन एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है। तो चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल। हम स्टेजेस को तो यूनिवर्सल बना सकते हैं चाइल्डहुड की, कि भाई 6 से 12 वर्ष या 2 से 12 वर्ष में अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों आ गए, 12 वर्ष तक के बच्चों को बच्चा कहते हैं, चाइल्डहुड है ये उसका बचपन है। स्टेजेस तो हमने यूनिवर्सल कर दी पूरी दुनिया में, लेकिन बचपन का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्सपीरियंस है, वो यूनिवर्सल नहीं है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड्स। चाइल्डहुड सबके लिए सेम नहीं है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें बहुत गलती करते हैं लोग, क्योंकि हमें लगता है यूनिवर्सल है चाइल्डहुड। जबकि जो कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट हैं, जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं, जो रचनावादी लोग हैं, जो सामाजिक एस्पेक्ट में देखते हैं चीजों को, वो ये कहेंगे कि भाई ये यूनिवर्सल नहीं है, ये तो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? असर्शन टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट इन देयर क्लासरूम। यानी शिक्षक को अपनी कक्षा में मूल्यांकन के कई तरीकों को अपनाना चाहिए। कि आप बच्चे से ओरल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, कोई एक्टिविटी करा के भी असेस कर रहे हैं, कोई डिबेट के दौरान आपने ऑब्जर्व किया, उससे भी असेस हो पाएगा बच्चा कि कैसे सीख रहा है, कितना आता है उसको। बात तो सही है, ट्रू है ये बात। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रंस सक्सेस एंड फेलियर इन क्लासरूम कैन नॉट बी एक्यूरेटली एंड एडिक्वेटली डिटरमिन्ड ओनली बाय अ पेपर पेंसिल टेस्ट। यानी बच्चे की सफलता असफलता सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से नहीं आप जांच सकते। आप उससे क्वेश्चंस पूछिए, एक्टिविटीज कराइए, और 70 तरीके हैं। और असफलता तो जांचनी भी क्यों है आपको? सफलता और असफलता लेबल नहीं करना है बच्चे को, तो ये तो बात वैसे ही गलत है। तो ये फॉल्स है, ए ट्रू है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 82% लोग ए ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हैं? क्या मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा क्या? रुको एक मिनट। शिक्षक को अपनी कक्षा में मूल्यांकन के कई तरीके अपनाने चाहिए। हाँ, क्या दिक्कत है? मल्टीपल वेज से आप असेस करो, जो पढ़ाने के भी कई तरीके हो सकते हैं, मूल्यांकन के भी। सही तो है, क्या दिक्कत आई इसमें? ठीक है ना, एज ट्रू। कक्षा में बच्चों की सफलता और विफलता केवल कागज पेंसिल परीक्षण द्वारा सटीक और पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती। ओके ओके ओके, गॉट इट। मैंने गलत पढ़ लिया था, सही है। हाँ, ये बात एकदम सही है कि क्यों करें आकलन अलग अलग तरीके से, क्योंकि एबिलिटी जानने का सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट लेके ही तरीका नहीं है, और भी मल्टीपल वेज है, ऑब्जर्वेशन और जो सारे मैंने बताए। ठीक है ना, ये मैं आपको चेक कर रही थी, पुराने टीचर्स ऐसे कहते हैं, चेक कर रहा था, है ना बेटा, हम तो देख रहे थे तुम्हें कितनी नॉलेज है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात सही है, यहाँ पे सही जवाब आप लोग दे रहे थे। वो कैन नॉट नहीं लिखा होता तो ये जस्ट इसका आंसर बदल जाता, तो एक शब्द भी जवाब बदल देता है, इसलिए रट्टे नहीं लगाने, पढ़ना है प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। असर्शन क्या है? लर्निंग इन स्कूल्स शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। यानी स्कूल में जो सीखना है वो सामाजिक संदर्भ से अलग कर दो। जिस समाज, जिस संस्कृति, जो मूवीज, जो एक्सपीरियंसेस आसपास बच्चा ले रहा है, उससे अलग कर दो लर्निंग को, तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, रट्टा हो जाएगा। ये तो सोशल कॉन्टेक्स्ट से सिखाना है, ये रोट लर्निंग कराने को कह रहे हैं, ये तो गलत हो गया। सोशल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होनी चाहिए लर्निंग क्लासरूम में। बिफोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल दे ऑलरेडी हैव अ वेल डिफाइंड वोकैबुलरी एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, वोकैबुलरी होती है उनके पास। अब कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, कौन से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं?
ये बताना है इनको। तो देखते हैं ऑप्शंस पे जाते हैं सीधा। ए तो गलत है, ए तो एकदम गलत है, तो बोथ वाला तो ऑप्शन ही हट गया सीधा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हाँ, ए कैसे ट्रू होगा, कौन से सपने हैं ये, नहीं ए तो ट्रू हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, क्योंकि हमें इस पे डाउट था रीजन पे। भाई बच्चे स्कूल में एंटर करने से पहले उनके पास एक वोकैबुलरी होती है, लेकिन वो कितनी वेल डिफाइंड है ये हमें नहीं पता। दूसरी बात, अगर हम इसको सही मान भी लेंगे, चलो वेल डिफाइंड है, वोकैबुलरी तो उनके पास होती है, इतनी बात पक्की है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स मतलब सब कुछ उनको पहले से भी पता है, परिभाषित भी कर देंगे, वो सब कुछ पता है उनको, नहीं। तो ये एक बेसिक सी बात है, और हमारे पास वो ऑप्शन है भी नहीं, तो सीधा सी बात हमारे पास, क्योंकि कई बार आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है। फोर्थ ऑप्शन एक मात्र सही उपचार बचता है। ये आपके 2-3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट के दोनों ही क्वेश्चन जो है, रीड द गिवन स्टेटमेंट ए एंड बी। एक स्टेटमेंट है एक ए और दूसरा है बी, आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट्स द बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। आलोचनात्मक सोच का निर्माण बढ़ावा देता है, अवधारणाओं, अनुप्रयोग और विचारों का विस्तार। बच्चे के कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे, वो अप्लाई करना बेहतर सीख पाएगा, क्योंकि वो चारों दिशाओं में सोचेगा, फैक्ट्स एनालिसिस करेगा, सिंथेसिस करेगा, प्रॉपर एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा, जस्ट मान नहीं लेगा कोई भी चीज। ठीक बात है, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, हेल्प करती है। इट डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड बिलीफ्स ऑफ अदर्स। भाई बिल्कुल हेल्प करती है दूसरे के आर्ग्यूमेंट, उसकी इंटेंशन, बिलीफ्स को समझने में। ये तो बात गलत हो गई, तो ए इज राइट, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। बात सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, फटाफट से पढ़िएगा, गले की बज गई है बैंड, इतने दिनों से लगातार क्वेश्चन। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम टीचर शुड प्रोवाइड ऑडियो बुक्स अलॉन्ग विद टेक्स्ट बुक मटीरियल्स। यानी एक भाषा की कक्षा में टीचर को ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए टेक्स्ट बुक मटीरियल के साथ साथ, कि वो बच्चा सुन के भी सीख सके कोई। ठीक बात है। मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन केटर टू नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स सच एज दोज विद रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यानी जो मल्टीपल तरीके हैं सिखाने के, वो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होते हैं। ऐसे बच्चों को भी मदद मिल जाएगी जिनको सुनने में दिक्कत है, रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, या पढ़ने में दिक्कत है, डिसलेक्सिया है, तो वो सुन के सीख जाएंगे। तो मल्टीपल वेज हमेशा अच्छे होते हैं, यूनिफॉर्म या सिंगल वे से, है ना। तो दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फटाफट से देखिएगा इसको, फटाफट से देखिए। कोई कह रहा है मैम ऐड आता है लाइव क्लास में आपके, बाकी लोगों के नहीं आता क्या? यूट्यूब पे ऐड बंद हो गए, सिर्फ हमारे यहाँ बच्चे हैं? ऐसा कैसे हो गया? हम भी बंद कराएंगे? मजाक कर रही हूँ यार, इतनी थकान है, मुझे लगा कुछ पीडीएफ का कोई जरूरी सवाल होगा है? देखो एक बार, हमने तो ऐड बहुत बैलेंस्ड वे में लगाए हुए हैं, और ये यूट्यूब के कर्म है, उनके हिसाब से आता है। अगर वो आता है तो एक आधा ऐड देख लिया करो यार, है? देखो एक बार, अगर हम बात करें, भाई उम्र हो गई, इतना यूट्यूब पे पढ़ा लिया 7-8 सालों में, है ना, हज़ारों की संख्या में जो है सेशंस हैं। पूरा एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि सीटेट आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं होता था 2016 तक। तो अब क्या बूढ़ी हड्डियां जवाब दे गई हैं, ऐसे बड़े बूढ़ों की तरह, बुजुर्ग लोगों की तरह बात कर रही हूँ मैं, मजाक कर रही हूँ खैर। बट हाँ, अब रिटायरमेंट का समय हो गया, बट ये पढ़ाने में इतना मज़ा आता है यार, मन ही नहीं करता है। देखो एक बार, तो ऐसे सवाल पूछ के मत दुखी किया करो। देखो एक बार क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 देखो यार, अगर हम बात करें असर्शन की, अ टीचर शुड नॉट केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बैच में नहीं पूछता है कोई, इतने रोचक सवाल सिर्फ यूट्यूब पे पूछे जाते हैं। देखो एक बार, अ टीचर शुड नॉट केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास। यानी शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। भाई देना चाहिए, तभी तो मैं और आप हंस पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में मनोरंजन हो जा रहा है। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई कह रहा है भाई मेरे क्वेश्चन इतने ठीक हुए, कोई कह रहा है ऐड क्यों आ रहा है बीच में, तीसरा कोई कहेगा जल्दी जल्दी कराओ यार, इतना स्लो क्यों करा रहे हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे, ध्यान देना चाहिए, और उन पे सबको ध्यान में, हिंदी में भी बात करें, कोई कहेगा बिल्कुल हिंदी में पढ़ाओ, कोई कहेगा बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाओ, है ना, कोई कहेगा यार दोनों से काम चला लेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। रीजन क्या है? द पर्पज ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड इन अ यूनिफॉर्म मैनर। भैया यूनिफॉर्म सेम तरीके से नहीं पढ़ा सकते सबको, यूनिफॉर्म नहीं, डिफरेंशिएटेड मैनर, स्टैंडर्ड मैनर नहीं। तो ये क्या हुआ, दोनों ही बातें गलत हो गई इस तरह से, तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, 58% जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, आज के लिए आखिरी सवाल है भाई, देखना एक बार है? एक इंसान 9 हीमोग्लोबिन पे आपके सामने प्रेजेंट है, अच्छा नहीं लग रहा आपको, 2-2 घंटे की क्लास ले रहा है, और फिर आप ऐड की शिकायत करते हो यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, है? हमारी भी टीम है, उनकी भी सैलरीज जाती हैं। देखिए एक बार,
हैं? अब हमारे लायक हम जीवन में अच्छा कर चुके हैं तो क्या करें, बाकी लोगों को कुछ ना दें? निशा कह रही है दे ही कहाँ रही हो है ना, यही कह रही हो ना, मेरा और निशा का हिसाब रहता है देखो एक बार, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो एक बार 81% कह रहे हैं कि डी ऑप्शन। असर्शन क्या है भाई? कंपैरिजंस अमॉन्ग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, यानी कि बच्चे के बीच तुलना करना या बच्चों के बीच तुलना करना किसी बच्चे की विकासात्मक प्रगति का सटीक आकलन कर सकता है। यानी वर्मा जी के बेटे से अगर नंबर कम ला रहे हो, देखो उसके इतने आ रहे हैं, तुम्हारे इतने आ रहे हैं, क्लास में आपस में बच्चों का कंपटीशन अगर आप करेंगे तो क्या होगा, इससे बहुत अच्छा सटीक कुछ पैमाना निकल के आएगा? नहीं आएगा। बच्चे रोबोट्स थोड़ी हैं कि सब सेम लाएंगे नंबर, गलत तरीका है। उससे बच्चा कई बार या तो कंपटीशन में पड़ जाएगा, अगर ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को तोप समझेगा और दूसरों को नीचा दिखाने की भी कोशिश कर सकता है, और नहीं तो जिसके कम आ रहे हैं वो वैसे खराब। ये हर बच्चे के लिए खराब है, कंपैरिजन एकदम खराब तरीका है। रीजन क्या है? द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली। ये कह रहे हैं कि कंपैरिजन इसलिए करो क्योंकि पैटर्न सेम है सारे बच्चों का दुनिया में, सीक्वेंस सेम है। चलो सीक्वेंस तो हमने मान भी लिया, पैटर्न भी मान लिया सेम है, डेवलपमेंट का स्टेजेस सभी के लिए सेम है। एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर द सेम। भाई रेट तो भिन्न होती है, दर तो भिन्न होती है फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली, रेट तो डिफरेंट होगा। तो ये गलत हो गया, तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई कंपैरिजन अगर आपको करना है तो बच्चे की खुद की प्रीवियस जो परफॉर्मेंस रही है उससे करो कि बेटा पहले तुम इस चीज में खराब थे या फिर मतलब इसमें कमजोर थे, यहां तुमको दिक्कत थी, अब तुम बेहतर कर रहे हो, या पहले तुम यहां सही थे अब तुम यहां पे गड़बड़ कर रहे हो। खुद से कंपेयर करो हमेशा खुद को, ना कि पूरी दुनिया से करते रहो, ठीक है ना? वो फिर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला काट प्रतिस्पर्धा को फोकस करने वाली बात हो जाएगी, जो कि एक खराब तरीका है। भावदीप मारू धन्यवाद भाई। आउट ऑफ 50 कितने सारे, अच्छा धन्यवाद सेवी कह रही है इतने सारे चैनल से बट आपका सबसे बेस्ट है। हाँ सेवी, हम ये कह रहे थे हम यूनिक हैं, आपने कहा बेस्ट हैं, चलिए मान लेते हैं। सब बाद में जो है बने हैं एक तरह से।